नमस्कार दोस्तों। आज की ये कहानी कोई कल्पना नहीं है। ये उस रात की सच्चाई है जहां हम सिर्फ देखने गए थे लेकिन लौटे पूरे नहीं। ये कहानी है उस जगह की जहां सूरज ढलने के बाद इंसान नहीं सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। अगर आपका दिल कमजोर है तो अभी ये वीडियो बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आप सच जानना चाहते हैं कि रात में भानगढ़ के अंदर क्या होता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। शाम के ठीक 6:02 थे। लोहे का भारी गेट कराहता हुआ बंद हुआ और गार्ड की सीटी ने पूरे इलाके को चीर दिया। वो सीटी किसी साधारण चेतावनी जैसी नहीं लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने किले को जगा दिया हो। बोर्ड पर लाल अक्षरों में लिखा था कि सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। हम पांचों, मैं, राहुल, अमित, करण और समीर, उस बोर्ड को देख रहे थे। किसी ने मजाक किया, किसी ने हंसी उड़ाई, लेकिन सच ये है कि उस पल हर किसी के दिल में हल्की सी सिहरन उतर चुकी थी। दिन में किला सिर्फ खंडर लगता है, पत्थर, दीवारें, टूटी छतें, सब मरा हुआ। पर जैसे ही अंधेरा उतरता है तो ऐसा लगता है जैसे ये जगह सांस लेने लगती है। हमने दिन में हर रास्ता, हर मोड़, हर टूटे कमरे को ध्यान से देखा था। यही हमारी योजना थी, पहले देखना फिर रात में लौटना। रात 11:31। हम जंगल के रास्ते से बढ़ रहे थे। चांद आधा था, जैसे कोई आंख आधी खुली हो और हमें घूर रही हो। मोबाइल की टॉर्च बंद थी, कोई जोर से सांस तक नहीं ले रहा था। दूर कहीं गार्ड की टॉर्च घूमी तो हम सब जमीन से चिपक गए। उसी पल बिना किसी वजह के किसी के हंसने की आवाज आई। हम रुक गए। वो हंसी पास से नहीं, दूर से भी नहीं लग रही थी, जैसे हवा के अंदर से आ रही हो। किसने? मैंने फुसफुसा कर पूछा। सबने एक साथ सिर हिलाया। कोई नहीं। जब हमने दीवार पार की, हवा बदल गई। जंगल की ठंडक गायब थी। यहाँ की हवा भारी थी, गीली, सड़ी हुई, लोहे जैसी गंध लिए। करण ने कहा शायद चमगादड़ होंगे, पर यह बदबू कुछ और ही थी। ऐसी गंध जो सीने में बैठ जाती है और निकलती में ही। मुख्य हिस्से में पहुंचते ही मेरे फोन की स्क्रीन अपने आप जल गई। 12 बजे, सेकंड भी नहीं चल रहे थे। फिर अचानक स्क्रीन काली हो गई। बैटरी 90% से ऊपर थी। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल जोर से धड़कने लगा। तभी राहुल बोला कि किसी ने उसका नाम लिया, बिल्कुल कान के पास। उसकी आवाज कांप रही थी। हम सब चुप हो गए। दीवारों के बीच से फुसफुसाहटें आने लगीं। भाषा समझ नहीं आ रही थी, लेकिन भावना साफ थी, जैसे कोई पूछ रहा हो, हमने वही किया जो योजना थी। महल के अंदर एक पत्थर के नीचे लड्डुओं का डिब्बा रखा, बिंदी और सिंदूर पास में। मैंने धीमी आवाज में कहा कि अगर कोई है तो बस एक संकेत दे दे। कोई अपमान नहीं, बस यकीन। हवा अचानक तेज हो गई। दिया अपने आप बुझ गया और उसी पल सिंदूर की डिब्बी हिली, धीरे, बहुत धीरे। ऐसा नहीं था कि गिर गई हो, ऐसा लगा जैसे किसी ने उंगली से छूकर सरकाई हो। राहुल ने पीछे हटते हुए कहा कि बस अब मजाक बंद। तभी हमें एहसास हुआ कि समय अजीब तरह से रुक गया है। हर फोन में 12:17 दिख रहा था। मिनट आगे नहीं बढ़ रहे थे। हम बाहर निकलने लगे, लेकिन हर रास्ता घूमकर उसी जगह वापस ले आता। वही टूटा हुआ मेहराब, वही झुकी दीवार, जैसे किला हमें घुमा रहा हो। एक टूटी दीवार पर चमकदार पत्थर था, आईने जैसा। हम सब उसकी तरफ देख रहे थे, पर उसमें हमारी 5 परछाइयां नहीं थीं, 6 थीं। छठी परछाई औरत की थी, लंबे खुले बाल, झुका हुआ सिर। फिर उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में कुछ नहीं था, न काला न सफेद, बस खालीपन। राहुल घबरा गया। उसने कहा वो बाहर जा रहा है। हम कुछ बोल पाते उससे पहले वो मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर चीख, ऐसी चीख जैसे किसी की आत्मा को निचोड़ लिया गया हो। हम दौड़े। राहुल जमीन पर पड़ा था, आंखें खुली थीं, मुंह खुला था, लेकिन सांस नहीं। उसकी गर्दन पर 5 गहरे नाखूनों के निशान थे। खून से लिखा था, पहला हमेशा आसान होता है। हम जड़ हो गए। पीछे से किसी ने बहुत धीरे कहा, अब खेल शुरू हुआ है। और उसी पल मुझे समझ आ गया था कि ये जगह खाली नहीं है। भानगढ़ किले में हम मेहमान नहीं थे, हम शिकार थे।
राहुल की लाश हमारे सामने पड़ी थी। उसकी खुली आंखें कहीं देख नहीं रही थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो हमसे ही पूछ रही हो, क्यों? खून अभी भी उसकी गर्दन से टपक रहा था, ताज़ा, गर्म। किसी ने भी उसे छुआ नहीं, किसी में हिम्मत नहीं थी। हवा में अजीब सी खामोशी थी, न झींगुर न पत्तों की सरसराहट, जैसे पूरी जगह ने सांस रोक ली हो। फिर अचानक बहुत पास से किसी ने ताली बजाई, एक, फिर दूसरी, धीमी, तंज भरी। हम चारों एक साथ पीछे मुड़े, लेकिन अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं था। अमित बुदबुदाया, ये इंसान नहीं हो सकता। मैंने जबरदस्ती खुद को संभाला। हमें यहां से निकलना होगा अभी। हमने राहुल की तरफ आखिरी बार देखा। उसे उठाने का ख्याल भी दिमाग में नहीं आया, और शायद वही हमें बचा गया, या शायद नहीं। हम तेजी से उसी रास्ते की ओर बढ़े जिससे आए थे, लेकिन 5 मिनट बाद भी वही टूटी हुई दीवार, वही झुका हुआ पेड़। करण चिल्ला पड़ा, हम घूम रहे हैं, रास्ता बदल ही नहीं रहा। उसकी आवाज किले की दीवारों से टकराकर वापस आई, लेकिन आवाज हमारी नहीं लगी। वो भारी थी, औरत की थी। फिर हमें वो दिखी, दूर गलियारे के आखिर में एक साया। न पूरी तरह औरत, न पूरी तरह धुंध। पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसके बाल सामने की तरफ झुके थे, जैसे किसी शव के। समीर ने धीरे से हनुमान चालीसा शुरू की। पहली चौपाई के बाद ही उसकी जबान लड़खड़ा गई। आवाज गले में अटक गई, जैसे किसी ने गला दबा दिया हो। साया आगे बढ़ा। हर कदम के साथ दीवारों से रेत झरने लगी, पत्थर कांप रहे थे। भागो! मैंने चिल्लाया। हम चारों अलग अलग दिशाओं में भागे, और उसी पल मैंने महसूस किया, ये जगह हमें अलग करना चाहती थी। मैं जब रुका तो खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। छत टूटी हुई थी, ऊपर से चांदनी की पतली सी धार अंदर गिर रही थी। कमरे के बीचों बीच वो लड्डुओं का डिब्बा था, खुला हुआ, एक लड्डू आधा खाया हुआ। दांतों के निशान इंसानों जैसे नहीं थे, ज्यादा गहरे, ज्यादा चौड़े। मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, तुमने बुलाया था। मैं पलटा, कुछ नहीं, लेकिन मेरे कंधे पर ठंडक थी, जैसे किसी ने हाथ रखा हो। मैं चिल्लाया और बाहर की ओर भागा। गलियारे में करण मिला। उसका चेहरा सफेद था, आंखें फटी हुई। अमित नहीं रहा, उसने कांपती आवाज में कहा। मेरे सीने में कुछ बैठ गया। क्या मतलब? उसने दरवाजा खोला और अंदर से वही औरत निकली। उसने बस अमित के माथे पर उंगली रखी और वो वहीं गिर गया, बिना आवाज, बिना खून। हम दोनों चुप थे। मौत अब हमारे बीच चल रही थी। तभी समीर की चीख सुनाई दी, बहुत दूर से, या शायद बहुत पास से। हम दौड़े, एक खुले आंगन में पहुंचे। समीर जमीन पर बैठा था, दोनों हाथों से सिर पकड़े। उसके सामने दीवार पर सिंदूर से कुछ बना था, एक चेहरा, और उस चेहरे की आंखों से खून बह रहा था। उसके शब्द खत्म होते ही हवा ने उसे पीछे की ओर खींच लिया, जैसे किसी ने रस्सी बांध रखी हो। वो अंधेरे में घिसकता चला गया। उसकी उंगलियों के निशान पत्थरों पर खून से बनते गए। फिर सब शांत। अब सिर्फ हम दो थे, मैं और करण। हम एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों जानते थे अगला कोई एक ही होगा। दूर कहीं से वही हंसी फिर आई, धीमी, खुश। रात अभी बाकी है, आवाज आई। और मुझे और चाहिए। मैंने कांपते हाथों से जेब में रखा सिंदूर निकाला। वो अपने आप गर्म हो रहा था, और उसी पल मुझे समझ आ गया, ये सिर्फ भूत नहीं है, ये कर्ज है, और हम सब उसे चुकाने आए थे। भानगढ़ किला हमें जाने नहीं देगा, अभी नहीं। अगली रात, या शायद अगले कुछ घंटों में, एक और लाश गिरेगी। हवा अचानक बिल्कुल थम गई, ऐसी खामोशी जिसमें अपने दिल की धड़कन भी कानों में चुभने लगे। मैं और करण आमने सामने खड़े थे, दोनों के चेहरों पर एक ही सवाल, अब कौन? दूर कहीं पत्थर के घिसटने की आवाज आई, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवार को रेत दी हो। हमें साथ रहना होगा, करण फुसफुसाया। उसकी आवाज में अब बहादुरी नहीं थी, सिर्फ जिद थी। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे जमीन नरम हो रही हो, जैसे पत्थर नीचे से सांस ले रहे हों। तभी मुझे महसूस हुआ हमारे पीछे कोई चल रहा है, कदम हमारे जैसे ही, पर जब रुके वो भी रुका। मैं पलटा, कुछ नहीं, पर मेरे कान के पास सांस की गर्माहट थी। किसी ने बहुत हल्की आवाज में कहा, गिनती पूरी नहीं हुई। करण ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। वो देख, उसने कांपते हुए इशारा किया।
आंगन के बीचों बीच जहां पहले सिर्फ टूटा फव्वारा था, अब दीवारें खड़ी थीं, नहीं, कीली, जैसे अभी अभी बनाई गई हों। ये सिर्फ डराने की कोशिश है। और उन दीवारों पर हमारे नाम खुदे थे, राहुल, अमित, समीर, और नीचे आधा उभरा हुआ करण। मैंने जोर से सांस ली। मेरे शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि दीवार से खून टपकने लगा। करण का नाम पूरा हो गया। वो पीछे हटने लगा। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। उसके पीछे अंधेरा गाढ़ा होने लगा, जैसे रात सिमट कर इंसान बन रही हो। फिर वो दिखाई दी। पहले सिर्फ चेहरा, फिर कंधे, फिर पूरा शरीर। बाल अब चेहरे से हट चुके थे। आंखें अब भी खाली थीं, लेकिन उनके किनारों पर लाल रेखाएं थीं। उसके पैरों ने जमीन को नहीं छुआ। करण चीखा और भागा। मैं उसके पीछे दौड़ा, लेकिन जैसे ही सीढ़ियां आईं, जमीन फिसलन भरी हो गई। मैं गिर पड़ा। मेरी आंखों के सामने वो औरत करण के सामने खड़ी थी। उसने बस हाथ उठाया। उंगलियां अस्वाभाविक रूप से लंबी थीं। रुको, मैं चिल्लाया। उसने मेरी तरफ देखा पहली बार और मुस्कुराई, ऐसी मुस्कान जिसमें दया नहीं थी। उसने करण के सीने पर हाथ रखा, नाखून अंदर धंसे। करण की चीख आधी ही निकली, फिर अचानक शांत। उसका शरीर सिकुड़ गया, जैसे अंदर से कुछ खींच लिया गया हो। जब वो जमीन पर गिरा, उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें अब डर नहीं था, खालीपन था। मैं अकेला रह गया। मेरे चारों ओर दीवारें सरकने लगी, रास्ते बंद होते गए। किला अब खुला नहीं था, वो मुझे पकड़ रहा था। मैं किसी तरह एक संकरे गलियारे में घुसा। दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां हिल रही थीं। कुछ चेहरे हंस रहे थे, कुछ रो रहे थे। मेरे पैरों के नीचे कुछ कुरकुराया। देखा तो चूड़ियां थीं, टूटी हुई, लाल। तभी मुझे समझ आया, ये सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, ये सबकी यादों से बनी चीज थी, जिन्हें यहाँ रोका गया, जिन्हें कभी जाने नहीं दिया गया। मेरे सामने आखिरी दरवाजा था। बाहर हल्की सी रोशनी दिख रही थी। जैसे ही मैंने दरवाजा छुआ, वही आवाज फिर आई। अगर गया तो अकेला जाएगा। मैंने पीछे देखा। वो औरत पास खड़ी थी। उसके पीछे परछाइयों की कतार, सभी चेहरों पर एक सी मुस्कान। मैंने दरवाजा धक्का दिया और उसी पल मेरे हाथ पर कुछ लिखा उभर आया, खून से। अभी बाकी है। दरवाजा खुला, पर बाहर सुबह नहीं थी, बस और गहरी रात थी। और मुझे पता था, भानगढ़ किला ने अभी मुझे छोड़ा नहीं है। दरवाजा बंद होते ही रोशनी बुझ गई। ऐसा नहीं कि अंधेरा फैल गया, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी आंखों पर हाथ रख दिए हों। मैंने हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन उंगलियां किसी ठंडी गीली दीवार से टकराईं। पत्थर नहीं था वो, चमड़ी जैसी सतह। सहरन रीढ़ तक दौड़ गई। पीछे से धीमी सी हंसी आई, बहुत पास, इतनी पास कि उसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। अकेले आ गए। आवाज औरत की थी, मगर शब्दों के बीच कोई और बोल रहा था। मैंने झटके से मुड़कर वार किया। हाथ हवा में गया, कुछ नहीं, पर हंसी अब चारों तरफ थी। दीवारों में, फर्श में, मेरे सिर के अंदर। मैं भागा। अंधेरे में भागना मतलब गिरना तय था। सीढ़ियां आईं, फिसलन भरी, मैं गिर पड़ा। घुटना चटका, दर्द उठा, पर चीख नहीं निकली, जैसे आवाज किसी ने छीन ली हो। जब आंखें उठाईं, सामने एक कमरा था, छोटा, छत बहुत नीचे, और बीच में पत्थर की वेदी। वेदी पर राख थी, ताजा। धुएं की हल्की गंध अभी भी हवा में तैर रही थी। मेरे कान में फुसफुसाहट आई। यहीं से शुरू हुआ था। दीवारों पर आकृतियां उभरने लगी। लोग, चेहरे, औरतें, बच्चे, सबके चेहरे एक ही दिशा में मुड़े थे, वेदी की तरफ। फिर दृश्य बदला। मैं वहां नहीं था, मैं उसे देख रहा था। एक लड़की, सज धज में, आंखों में डर। उसके माथे पर बिंदी थी और सामने खड़ा था कोई जिसका चेहरा छाया में था। उसने लड़की के हाथ बांधे, वेदी पर झुकाया और मंत्र पढ़ने लगा। मेरे कानों में वही शब्द गूंजने लगे, भारी, चुभते हुए। मैंने कान ढक लिए, लेकिन शब्द अंदर ही बज रहे थे। रुको। मैं चिल्लाया। लड़की ने सिर घुमाया, मुझे देखा।
उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस गुस्सा था और कुछ टूटा हुआ। दृश्य टूटा, मैं फिर कमरे में था। वेदी की राख हिली, उसमें से उंगलियां निकलीं, फिर हाथ, फिर चेहरा। वो वही थी, इस बार पास, बहुत पास। उसके चेहरे पर अब खालीपन नहीं था, उसमें यादें थीं, दर्द और भूख। सब आए, उसने कहा। सब गए, तू क्यों रुका? मेरे गले से आवाज नहीं निकली। मैं पीछे हटा, दीवार से टकराया। उसने मेरी कलाई पकड़ी। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। जहां उसने छुआ वहां जलन होने लगी। मेरी कलाई पर उभरे अक्षर चमकने लगे। वही शब्द, अभी बाकी है। कितने? मैंने किसी तरह पूछा। उसकी मुस्कान फैल गई। जब तक याद है तब तक। कमरे की दीवारें धड़कने लगीं, आकृतियां जमीन पर उतर आईं, परछाइयां सैकड़ों। उनमें मुझे परिचित चेहरे दिखे। राहुल, अमित, समीर, करण। सबकी आंखें खाली थीं, सब मुझे देख रहे थे। मैंने आंखें बंद की और दौड़ा। किधर पता नहीं, बस दौड़ा। हवा तेज थी, गलियारा लंबा और आखिर में खुला आंगन। आसमान दिख रहा था पर तारे नहीं थे, बस काला फैलाव। आंगन के बीच एक कुआं था, पुराना, मुंह खुला। कुएं से आवाज आई, कूद जा। मैं रुका, पीछे देखा। वो सब आ रहे थे, धीरे, एक साथ। मेरे पास विकल्प नहीं था। मैंने कुएं में झांका, अंधेरा नहीं था वहां चेहरे थे, सब ऊपर देख रहे थे। मैं पीछे हटा, लेकिन किसी ने धक्का दिया। गिरते हुए मैंने उसकी आंखें देखीं। अब वो मुस्कुरा नहीं रही थीं, वो रो रही थीं। और फिर अंधेरा। जब होश आया, बदन गीला था। मैं पत्थर पर पड़ा था। ऊपर से पानी टपक रहा था। कुएं से बाहर आ चुका था, लेकिन कहां पता नहीं। दूर से सुबह की हल्की सी रेखा दिख रही थी, या शायद वो सिर्फ उम्मीद थी। मेरे पीछे फिर वही आवाज आई, रात खत्म नहीं हुई। मैंने मुड़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मुझे पता था भानगढ़ किला अब सिर्फ जगह नहीं है, ये याद रखता है, और अगली याद मौत से भी ज्यादा महंगी होगी। पानी मेरे बालों से टपक रहा था, पत्थर ठंडा था, पीठ सुन्न। सांस ली तो सीने में कीचड़ की गंध भर गई। आंखें खोली, छत बहुत नीचे थी, जैसे किसी ने आकाश को दबाकर मेरे सिर पर रख दिया हो। कहीं दूर से टप टप की आवाज आ रही थी, हर बूंद के साथ जैसे समय एक कदम पीछे खिसक जाता। मैं उठा, घुटना दर्द से चीख उठा, पर मुंह से आवाज नहीं निकली। दीवार पर हाथ फेरा, गीली, खुरदुरी और कहीं कहीं गर्म। पत्थर गर्म नहीं होते, ये बात दिमाग में ठंड की और दिल ने एक धड़कन छोड़ दी। मेरे सामने एक सुरंग खुलती थी, संकरी, इतनी कि कंधे रगड़ते हुए निकलना पड़े। अंदर धुंध थी, सफेद नहीं, धूसर, जैसे सांसों से बनी हो। मैंने कदम बढ़ाया तो धुंध पीछे हट गई, मगर दीवारें पास आती चली गई। हर कदम पर ऐसा लगता था कि कोई गिन रहा है। 1, 2। आवाज मेरे भीतर से आ रही थी। मैं रुका, गिनती भी रुकी। मैं चला, गिनती फिर शुरू। दीवार पर खरोच दिखी, उंगलियों की, नाखूनों की, और उनके नीचे नाम, अधूरे, कटे फटे। एक नाम पढ़ते ही पेट में मरोड़ उठी, समीर। उसके नीचे ताजा खून की पतली रेखा थी, जैसे अभी अभी किसी ने उंगली घुमाई हो। सुरंग खुली, सामने एक गोल कमरा, बीच में पत्थर की चौकी और उस पर एक लाल धागा। वही धागा जो कल रात मेरी कलाई पर बंधा था। मैंने हाथ देखा, कलाई पर धागे का निशान था, मगर धागा नहीं। पीछे से खिसकने की आवाज आई। मैं मुड़ा, राहुल खड़ा था। वही कपड़े, वही चेहरा, बस आंखें खाली। होंठ हिले, आवाज निकली नहीं। उसने हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियों से मिट्टी झर रही थी। नहीं, मेरे मुंह से फुसफुसाहट निकली। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, मुस्कान बीच में टूट गई, जैसे चेहरा याद न कर पा रहा हो कि मुस्कान कैसी होती है। उसकी छाती से कुछ बाहर धसा, काली रेखाएं, जैसी नसें उल्टी बह रही हों, और तभी वो बिखर गया। धूल, राख और बदबू। कमरा हंसा। चौकी पर रखा लाल धागा अपने आप उठा और मेरी कलाई पर लिपट गया। जहां छुआ वहां जलन हुई। दीवार पर शब्द उभरे, धीरे धीरे, जैसे किसी ने खून में उंगली डुबोए हो। 1 बाकी।
मेरे कान में फुसफुसाहट। कर्ज बराबर चाहिए। कमरे के कोने में दरार खुली, उससे सीढ़ियां नीचे जाती थीं। नीचे से रोशनी नहीं पर आवाज आ रही थी, पानी में कुछ घिसटने की। मैंने उतरना शुरू किया। हर सीढ़ी पर दीवार पर एक चेहरा उभरा, औरतें, बच्चे, सबकी आंखें मुझ पर। नीचे आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा तो एक जलकुंड था, काला पानी, सतह पर हल्की सी लहरें, जैसे कोई नीचे सांस ले रहा हो। पानी के बीच एक पत्थर का खंबा और उस पर एक छोटी सी बिंदी। मेरे हाथ अपने आप आगे बढ़े। जैसे ही उंगली ने बिंदी छुई, पानी फटा, करण ऊपर आया। दोस्तों, ये तो बस उस खौफनाक रात की शुरुआत थी। कहानी का सबसे डरावना मंजर अभी बाकी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस रात आगे क्या हुआ, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं पार्ट 2 में, अगर हम बच पाए तो।